हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 19 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 13। इससे पहले 12 सेट ऑलरेडी करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कथकली दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। और ये आप याद रख सकते हैं कि केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। और कथकली का उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, योनि किस ओर जाती है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, फिलोपियन ट्यूब के तरफ, अंडवाहक नलिका की ओर, गर्भाशय ग्रीवा की ओर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय ग्रीवा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंड 2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? फोकल लंबाई की, शक्ति की, लेंस की शक्ति, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकल लंबाई का जो SI मात्रक होता है, इकाई, वो मीटर होता है, और शक्ति का तो वाट, और लेंस की शक्ति का डायोप्टर। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये तीनों की इकाई तो है, इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है XX, YYX, XY, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्र का सेट XX सेट होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, XX। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। और आप ये याद रख सकते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और यदि जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? यहाँ पे ऑप्शन है, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ट्रेकिड्स, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो पैरेन्काइमा में पतली कोशिका होती भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेन्काइमा। और आप ये याद रख सकते हैं कि संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। सरल ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है मृदूतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा दृढ़ ऊतक। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा कि पैरेन्काइमा पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। और संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है वो सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। फिर सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृदूतक, दूसरा स्थूल कोण ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जे.सी. बोस, ऑप्शन नंबर बी है हिडेकी युकावा, ऑप्शन नंबर सी है जे.जे. थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिडेकी युकावा। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। और आप ये याद रख सकते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। इससे दोनों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि नाभिकीय बल कहते हैं। और आप यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जॉन डाल्टन ने। और आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि परमाणु विखंडन सिद्धांत ऑटो हान ने दिया है। और इलेक्ट्रॉन की खोज ये जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, या फिर घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। आप ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिम्नोस्पर्म, दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, फिर या तो फिर थैलोफाइटा, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। और आप ये याद रख सकते हैं कि
थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ये समूह है। ये क्या है? सबसे बड़ा ये समूह है। और ये आप याद रख सकते हैं कि इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। संवहन ऊतक की अनुपस्थिति होती है, यानी कि नहीं होता है। और आप ये याद रख सकते हैं कि शैवालों को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर ही हो गया होगा। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हिमीकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संघनन द्वारा, फिर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हम जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाष्प को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो यह पुनः ठोस अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे पूछा रहा है किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस सीधा किस में परिवर्तन हो जाता है? द्रव अवस्था में आए बिना ही वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण दिया हुआ है, हिमीकरण दिया हुआ है, संघनन दिया हुआ है, और फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप ये याद रख सकते हैं ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है, और ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में सीधे परिवर्तित होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है परश्रव्य ध्वनि, अति पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर सी है पराध्वनिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य ध्वनि। और आप ये याद रख सकते हैं कि पराश्रव्य तरंगे को मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। और इस तरंगे को कौन कौन सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। पराश्रव्य ध्वनि को ये सभी सुन सकते हैं। और श्रव्य तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है। आप ये इतना याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस में बीज होता है और किस में नहीं होता। तो यहाँ देखिए, करेला में तो बीज होते हैं, खीरा में भी बीज होता है, चिक्कू में भी बीज होता है, भिंडी में भी बीज होते हैं, प्याज में बीज नहीं होते हैं, नाशपाती में भी बीज होते हैं, आलू में बीज नहीं होते हैं, और टमाटर में बीज होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ खीरा में बीज होता है, चिक्कू में भी, भिंडी में भी, बट प्याज में नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया।
अब ऑप्शन नंबर बी है करेला, खीरा, चिकू, भिंडी, ये सभी तो होते हैं बट आलू में नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है करेला, खीरा, चिकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। तो इसका जो और ये क्या है, ये सही है, इसमें जो दिया हुआ है इसमें सभी में बीज होते हैं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैक्रोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी जेरोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हैरोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हैलोफाइटा। यहाँ पे तो ऑप्शन में है ही नहीं, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे ज़ेरोफाइटा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को कहा जाता है। ज़ेरोफाइटा किसे कहा जाता है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को ज़ेरोफाइटा कहा जाता है। और मेसोफाइटा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं। और यहाँ पे है हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं, तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा। तो अब हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हैलोफाइटा। और ज़ेरोफाइटा किसे बोलेंगे, जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति को हम लोग ज़ेरोफाइटा कहते हैं। हाइड्रोफाइटा जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को, और मेसोफाइटा शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तरंग के रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर बी है तरंग की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर सी है तरंग के घटक, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तरंग की विशेषताएं। और ये आप याद रख सकते हैं कि तरंगों को मुख्यतः यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में बांटा गया है। कौन कौन सा, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग में बांटा गया है। और यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, और फिर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं महसीर मछली का, ऑप्शन नंबर बी है एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर सी है कस्तूरी मृग का, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है।
सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई हाथी का। और आप ये याद रख सकते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? क्लोरेला का, या फिर वॉलवॉक्स का, या फिर पॉलीसाइफोनिया का, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? सीधी रेखा पथ में या फिर घुमावदार पथ में? ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाशित फाइबर में सिग्नल संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? ऑप्शन नंबर ए है वसा एसिड का, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोल का, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, और फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रसायन शास्त्र में साबुन वसा एसिड का लवण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा एसिड। और आप ये याद रख सकते हैं कि इसका सूत्र RCOONA या RCOOK होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलोंग में है, या फिर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, लेह या लद्दाख, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में लेह को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। तो आज हम लोगों ने टोटल 19 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।